ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एसबीआर से रिलेटेड आज हमारा एक और सेशन है और IFRS 2 इन कंटिन्यूशन है। इनफैक्ट थर्ड सेशन होगा जो हम IFRS 2 से रिलेटेड कंडक्ट कर रहे हैं। थर्ड सेशन, दिस इज थर्ड सेशन अबाउट द IFRS 2। अच्छा, a quick briefing about whatever we have done till now related to IFRS 2। a quick briefing। अच्छा, देखिए, एक सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, जस्ट अ मिनट जी। देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जी, कैन यू प्लीज रिप्लाई मी अबाउट द क्लैरिटी ऑफ माय वॉइस वन टाइम? कैन यू प्लीज रिप्लाई मी? एक मतलब मुझे रिप्लाई कर देगा बंदा अबाउट द क्लैरिटी। ओके, बहुत शुक्रिया। ऑल क्लियर। ओके, सो कैंडिडेट्स, हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम जो है वो शेयर बेस्ड पेमेंट है। आप सबको अच्छी तरीके से पता है हम शेयर बेस्ड पेमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर हमने जो सबसे पहले बात की है वो ये बात की है कि शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी एक ऐसी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है जिसमें वो गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रही है और अगेंस्ट दैट वो शेयर्स, कंपनी के ओन शेयर्स की बेसिस पे कुछ कमिटमेंट कर बैठी है। ठीक है ना? वो कमिटमेंट कैसी है कि इन फ्यूचर या तो वो शेयर्स इशू कर रही है या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें उन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दी है, या फिर फ्यूचर में जो सेटलमेंट होगी वो कैश पे होगी लेकिन बेस जो है वो कंपनी के ओन शेयर्स पे होगा। यानी कि जो कैश की वैल्यू डिटरमिन होगी वो कंपनी के शेयर्स की बेस पे होगी। और वैसे भी हमने कैश के अकॉर्डिंगली तो बात अभी तक पढ़ी हुई है। ठीक है ना? वो कैश सेटल होगा, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा फोकस पॉइंट क्या है कि शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर पर्टिकुलरली हमारा जो पॉइंट है ना वो है इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट। इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन को जिस तरह से बनेगा, ट्रांजैक्शन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि जिसमें गुड्स या सर्विसेज हमने रिसीव किए वो डेबिटेड होंगी और जो क्रेडिटेड होगा वो शेयर टू बी इशूड होगा, सॉरी इक्विटी होगा। अगर शेयर ऑलरेडी इशूड है तो ठीक है, नहीं तो शेयर टू बी इशूड होगा, यानी कि शेयर ऑप्शन। ये पूरी ट्रांजैक्शन की जो मेजरमेंट है या तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट होगी। डायरेक्ट मेजरमेंट का बड़ा सिंपल मतलब है एक्सपेंस या एसेट की वैल्यू की बेस पे, या क्रेडिट की बेस पे उसकी वैल्यू होगी, यानी कि पूरे इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्रेडिट की बेस पे, यानी कि इक्विटी की वैल्यू पे बेस करके वर्किंग करेंगे। तो एम्प्लॉय का जो केस है उसमें इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है क्योंकि एम्प्लॉय की सर्विसेज जो है वो डिटर्मिनेबल या फिर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। फिर हमने जब आगे पढ़ा तो हमने कहा हम एक काम करते हैं, इस पूरे स्टैंडर्ड को इजी करने के लिए ट्रांजैक्शंस को, जो इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट है, उसको दो पार्ट पे स्प्लिट कर देते हैं। एक शेयर ऑलरेडी इशूड, दूसरा शेयर टू बी इशूड या जिसे शेयर ऑप्शन अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है ना? तो हमने पहले शेयर ऑलरेडी इशूड पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर ऑप्शन। मीनिंग क्या है शेयर ऑप्शन का? जब आप शेयर ऑप्शन किसी को ऑफर करते हैं उसका मीनिंग क्या है। फिर जब हमने शेयर ऑप्शन की अकॉर्डिंगली बात करी तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमने एक बात करी कि ऑप्शन की अकाउंटिंग बेस करती है किस पे? वेस्टिंग कंडीशंस पे, वेस्ट पे, वेस्ट।
और प्रीवियस क्लास करने के बाद आप बड़े क्लैरिफाई हो गए होंगे मेरे दोस्तों कि जो वेस्ट है, या तो वेस्ट का मतलब है बेस्ड ऑन वेस्टिंग कंडीशंस, या फिर इमीडिएट वेस्टिंग। इमीडिएट वेस्टिंग आसान तरीन अकाउंटिंग है। इमीडिएट वेस्टिंग में होता क्या है, आप इमीडिएटली प्रॉफिट एंड इमीडिएटली जो है वो आप पूरे ऑप्शन की अकाउंटिंग ग्रांट डेट पे क्या करते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं। ग्रांट डेट पे इमीडिएटली वर्कआउट कर लेते हैं। बट ऑन द अदर एंड के अगर वेस्ट बेस करता है कंडीशंस में, तो कंडीशंस देखनी पड़ती हैं ये नॉन मार्केट है या मार्केट कंडीशंस है। ठीक है ना। नॉन मार्केट मार्केट का डिफरेंशिएट कैसे होता है कि आप ये देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने स्प्लिट कैसे किया है कि जो शेयर ऑप्शन इशू किया गया है क्या वो कंपनी की शेयर प्राइस की बेस पे है। अगर कंपनी की शेयर प्राइस की बेस पे नहीं है, कुछ भी शेयर प्राइस की बेस के अलावा कुछ भी हो, चाहे वो ईपीएस हो, चाहे कंपनी की एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट का मैटर हो, कुछ भी हो, उसे हम नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन कहते हैं। उसे हम नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन कहते हैं। और नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन बेसिकली है क्या? नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन है क्या एक्चुअली? नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन एक्चुअली हम ये कहेंगे कि अगर कंपनी के शेयर प्राइस के अलावा कोई भी चीज बेस बना के बताई गई है, वो नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन है। और नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन की रिपोर्टिंग का तरीकेकार क्या होगा? नॉन मार्केट बेस्ड वेस्टिंग कंडीशन की रिपोर्टिंग का तरीकेकार ये होगा कि आप जो ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, स्टेटमेंट सुनिएगा मेरा, ऑप्शन की वैल्यू ग्रांट डेट पे जो कैलकुलेट करेंगे, उस डेट पे ऑप्शन की वैल्यू पे ये चीज इनकॉर्पोरेट नहीं होगी या अफेक्ट नहीं होगा ऑप्शन की वैल्यू के ऊपर कि नॉन मार्केट कंडीशन मीट होगा या नहीं होगा। फॉर दैट रीजन नॉन मार्केट कंडीशन को ईच रिपोर्टिंग डेट पे जाके आप रिवाइज करते हैं। मैंने कहा नॉन मार्केट कंडीशन को ईच रिवाइज करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ऑप्शन की वैल्यू जो एक मरतबा डिटरमिन हो गई ग्रांट डेट पे वो सब्सिक्वेंटली चेंज नहीं होगी। लेकिन नॉन मार्केट कंडीशन को ईच रिपोर्टिंग डेट जाके दोबारा से रीएस्टिमेट करते हैं कि कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, कितने लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये आप ईच रिपोर्टिंग डेट क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, नॉन मार्केट कंडीशंस को ईच रिपोर्टिंग डेट पे रीअसेस किया जाता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट पहली मरतबा बोल रहा हूं मैं, दूसरी मरतबा यानी कि आज पहली मरतबा बोल रहा हूं, क्योंकि नॉन मार्केट कंडीशन का कि नॉन मार्केट कंडीशन लाइक सेल्स टारगेट मीट होगा या नहीं होगा, लाइक एम्प्लॉई रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी बातें ग्रांट डेट पे ऑप्शन की वैल्यू पे इनकॉर्पोरेट नहीं होती। और ये बहुत बड़ी बात है, आज इसी पे स्टार्ट होगी। इसी वजह से इस रिपोर्टिंग डेटा हम उसको रिव्यू करते रहते हैं। और इस पे हमने बहुत सारी बातें देखी, इसमें कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी देखे थे दोस्तों। कॉम्प्लेक्स इश्यूज नॉन मार्केट कंडीशन के कि लेंथ ऑफ वेस्टिंग पीरियड वेरी होगा तो क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वेरी होगा तो क्या होगा, एक्सरसाइज प्राइस अगर डिफरेंट होगी, डिटरमिन होगी, एक ही दिन एक ही ग्रांट डेट पे दो एक्सरसाइज प्राइस दे दी गई होंगी तो क्या होगा, सारी चीजें। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन है आपके पास और आपके पास आगे जाके चीजें एस्टिमेशंस में रिवर्स हो जाती हैं, कंडीशन मीट होने के चांसेस नहीं है तो रिवर्स कर देंगे। और फिर हमने ये भी देखा कि इमीडिएट वेस्टिंग का क्या गेम होता है ऑप्शन अकाउंटिंग, सब नॉन मार्केट कंडीशन। फिर मैंने ऑप्शन की अकाउंटिंग पे आपसे जर्नल डिस्कशन किया, ऑप्शन अकाउंटिंग पे खवातीन वाला जर्नल डिस्कशन किया। मैंने आपसे जर्नल डिस्कशन क्या किया दोस्तों,
मैंने आपसे डिस्कशन किया कि यार बेसिकली अकाउंटिंग में एक्सपेंस का मतलब क्या है, और ये जो टॉपिक है उसने एक्सपेंस से कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। ठीक है ना, ये जो एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक अलोन एक्सपेंस है जिसमें नेट इक्विटी में इंपैक्ट जीरो होता है। लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि ईच ईयर आपने एक्सपेंस रिपोर्ट करना है ताकि वो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर इन्फॉर्म हो। ये सब बातें मैंने बताई थी आपको, ठीक है ना, ये पूरा इन्वेस्टर एनालिसिस करके बताया था मैंने आपको ओवरऑल। ठीक है ना, फिर मैंने आपको आखिर में ये बात भी बता दी थी कि भाई हम ऑप्शन की अकाउंटिंग कर रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन की अकाउंटिंग। एट द एंड ऑफ द डे ऑप्शन एक्सरसाइज हो या ऑप्शन लैप्स हो जाए, ऑप्शन एक्सरसाइज हो या ऑप्शन लैप्स हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए, ऑप्शन की अकाउंटिंग पूरी होगी। उसके बाद अगर लैप्स हो गया तो वो रिवर्स होकर इक्विटी में एडजस्ट हो जाएगा, और अगर ऑप्शन एक्सरसाइज भी हो गया तो एक्सरसाइज की एंट्री अफेक्ट नहीं करेगी ऑप्शन की अकाउंटिंग को, बल्कि पहले आप शेयर इशू करिएगा, उसके बाद ऑप्शन की अकाउंटिंग को रिटेन अर्निंग या इक्विटी से शेयर प्रीमियम से एडजस्ट कर दीजिएगा। हो गया बेटा ये। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, मेरी बात को जरा गौर से सुना। अब मेरी बात को जरा गौर से सुना, इधर अटेंशन रिक्वायर्ड है। देखिए अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, सुनो गौर से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं खवातीन और हज़रात, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट पे शेयर ऑप्शन की अकाउंटिंग है। और बच्चों शेयर ऑप्शन की अकाउंटिंग के अंदर जो वेस्टिंग कंडीशन है दोस्तों, क्या टर्म यूज किया मैंने, वेस्टिंग कंडीशन, वो मार्केट बेस्ड है। देखिए मैं पूरी भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाऊं, लॉजिकली टेक्निकली आपको समझाऊं। मार्केट बेस्ड कंडीशन मैं आपको लॉजिकली टेक्निकली समझाऊं ये, और समझने की कोशिश करें मार्केट बेस्ड कंडीशन को। पहली बात तो ये, मार्केट बेस्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, ऑप्शन अकाउंटिंग में मार्केट बेस्ड कंडीशन का मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझना है। मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस और वेस्टिंग कंडीशंस are condition linked to the market price of the shares in some way. Example include vesting dependent on increase in share price, मिनिमम इतना इंक्रीज होगा। हुसैन साहब मैंने आपको अपॉइंट किया है, आपने 3 साल तक रहना है, और 3 साल में शेयर प्राइस 20% से ग्रो करेगी। मिनिमम इंक्रीज इन शेयर होल्डर रिटर्न, शेयर होल्डर रिटर्न कैपिटल गेन की बात हो रही है यहाँ पे, उसका ताल्लुक भी किससे, शेयर प्राइस से। स्पेसिफिक टारगेट शेयर प्राइस रिलेटिव टू इंडेक्स ऑफ द मार्केट प्राइस। इंडेक्स का मतलब, इंडेक्स का मतलब स्टॉक मार्केट, इंडेक्स का मतलब स्टॉक मार्केट, दैट्स अ की पॉइंट। अगर मार्केट से रिलेटेड होगी तो क्या होगा, तो मैं आपको समझाता हूं। अगर मार्केट बेस्ड कंडीशन की बेस पे काम होगा तो रिपोर्टिंग का रूल क्या है।
देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड है, लिमिटेड बात आपको समझनी है, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है? आराम से सुने बात। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, मेरी बात को अंडरस्टैंड करेगा। अकाउंटिंग नहीं कह रहा, थोड़ा फाइनेंस सोचें, थोड़ा बिजनेस सोचें, जो मैं बात कह रहा हूं, जो भी बात कर रहा हूं बिजनेस सोचें, अकाउंटिंग सोचें। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, थोड़ी सी IFRS 2 से हटके। किसी भी एसेट की जो वैल्यू है, किसी भी एसेट की वैल्यू मार्केट में, उस पे ये बात अफेक्ट होता है ना कि उससे फ्यूचर का बेनिफिट ज्यादा है या कम है, चांसेस टू गेट द बेनिफिट है या नहीं है, कितना है, ये किसी भी एसेट की प्राइस के अंदर बिल्ड इन होता है या नहीं होता? बोले यस और नो। कोई भी एक पर्टिकुलर एसेट, उसकी जो प्राइस है वो अफेक्ट करती है उससे गेट होने वाला फ्यूचर बेनिफिट, यस और नो? बहुत बेसिक सी बात है ना, कोई भी है। अच्छा थोड़ी देर ना कंज्यूमर बनकर नहीं सोचे, मैं ये नहीं कह रहा आप गाड़ी खरीद रहे घर के लिए, नहीं ये ना सोचे, मैं कह रहा हूं आप गाड़ी खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए, ठीक है ना? अगर आप मिसाल के तौर पे कोई प्लॉट बाय कर रहे हैं या लैंड बाय कर रहे हैं या प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, रहने के लिए नहीं, थोड़ा ऐसे सोचें। तो आप सोचें एक लैंड आप परचेज कर रहे हैं, एक बिल्डिंग आप परचेज कर रहे हैं, तो उसकी आज की जो प्राइस है ना वो इस बात पे अफेक्ट हो रही होगी ना कि फ्यूचर में जिस एरिया में आप प्लॉट खरीद रहे हैं उसकी डेवलपमेंट ज्यादा होगी या कम होगी। अगर डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी, डेवलपमेंट के चांसेस कम होंगे तो प्राइस भी कम होगी। ऐसा ही है, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। इसका मतलब है फ्यूचर में गेट होने वाला बेनिफिट किसी भी चीज की प्राइस पे अफेक्ट होता है। वो बेनिफिट के अगर चांसेस ज्यादा है जब भी इफेक्ट होगा, चांसेस कम है वो भी इफेक्ट होगा। किस दिन? आज के दिन मार्केट में। पहले बताएं यस और नो। और इस बात का ताल्लुक अकाउंटिंग से नहीं है, इस बात का ताल्लुक अकाउंटिंग से नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। एक और बात बोल रहा हूं, अगर मैं कहता हूं किसी भी कंपनी की जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस कह रहा हूं, ऑप्शन प्राइस नहीं, शेयर प्राइस, शेयर प्राइस, उस शेयर प्राइस में ये चीज बिल्ट इन होती है ना कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसे होगी, ज्यादा होगी, एवरेज होगी, बिलो होगी, क्या होगी, इस बात का तयन हुआ हुआ होता है ना उसके अंदर। हर हर डे के सर्कमस्टेंसेस में पाकिस्तान का सीमेंट सेक्टर, पाकिस्तान का ऑयल सेक्टर, पाकिस्तान के का कार मैन्युफैक्चरिंग कैसे परफॉर्म करेगा आगे अगले 3-4 सालों में, ये चीज आज प्राइस के अंदर, शेयर प्राइस में बिल्ड होती है। होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल मेरे ख्याल से तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, आराम से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। मैं कहता हूं आपसे ऑप्शन वैल्यू, किसकी बात कर रहा हूं? ऑप्शन वैल्यू। इस ऑप्शन का वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स है। अच्छा ये ऑप्शन की जो वैल्यू है ना ये बेस करती है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पे और एक्सरसाइज प्राइस। मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज प्राइस 90 है आज नाउ, और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ना वो 100 है। अच्छा ऑप्शन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, इंट्रिंसिक, वो 10 है, ठीक है? लेकिन इसकी जो मार्केट वैल्यू है ना वो 15 है। जो 5 है ना वो टाइम वैल्यू है। ये टाइम वैल्यू पता है किस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है? ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि भाई सुनना,
बल्कि मैं थोड़ी सी एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी ना एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, सॉरी। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 100 है, एक्सरसाइज प्राइस 110 है, इंट्रिंसिक वैल्यू ना, इंट्रिंसिक वैल्यू नील है, अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन टाइम वैल्यू 15 है। इसकी वजह से ऑप्शन की जो वैल्यू है ना, ऑप्शन की, वो 15 है। ये टाइम वैल्यू पता है क्या चीज है? ये टाइम वैल्यू ये चीज है कि इस बात की एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में शेयर प्राइस बढ़ेगा और ये 110 से भी क्रॉस कर जाएगा। ये इस बात की एक्सपेक्टेशन है। और आज जो पर्टिकुलर प्राइस होती है ना, ये 15, अब मिसाल के तौर पे आपने मुझे अपॉइंट किया, अपॉइंट करके बोला हुसैन साहब आप 3 साल रहेंगे, और एक मार्केट सिचुएशन है, मार्केट सिचुएशन क्या, शेयर प्राइस एटलीस्ट, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एटलीस्ट 20% से ना इंक्रीज होगा, एटलीस्ट 20% से इंक्रीज होगा, मिनिमम 20% से इंक्रीज होगा, तो आप क्वालिफाई करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो बेटा बात पता है, जब आप ग्रांड डेट पे खड़े होते हैं, नाउ का मतलब है ग्रांड डेट, जब आप ग्रांड डेट पे खड़े होते हैं, ये सुनना सबसे टेक्निकल पॉइंट है, जब आप ग्रांड डेट पे खड़े होंगे, ग्रांड डेट पे, और ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो जो मार्केट कंडीशन होती है ना, मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन का मतलब है ये 20% का टारगेट मीट होगा या नहीं होगा, ये पहले से ही इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्ड हो जाती है, ऑप्शन की वैल्यू बिल्ड, ऑप्शन की वैल्यू के अंदर ये बात बिल्ड हो जाती है, ऑप्शन की वैल्यू में ये मार्केट कंडीशन का मैटर बिल्ड हो जाता है कि इधर कितने परसेंट चांसेस हैं कि टारगेट मीट होगा या कितने परसेंट चांसेस है टारगेट मीट नहीं होगा। अगर टारगेट, मार्केट कंडीशन के टारगेट मीट होने का चांसेस ज्यादा है तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर चांसेस कम है तो उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। कहने का मकसद ये दोस्तों, टारगेट मीट होगा या टारगेट मीट नहीं होगा, इसकी एस्टिमेशन ग्रांड डेट पे ही इवेल्युएट करके ऑप्शन की प्राइस पे इनकॉर्पोरेट हो जाती है। कैसे हो जाती है यह भी हमारा कंसर्न पॉइंट नहीं है। मींस आसान तरीन बात, ऑप्शन का फ्यूचर बेनिफिट इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि मार्केट का शेयर प्राइस बढ़ेगा। जैसे लैंड का अभी बात कर रहे थे, हम गाड़ी की बात कर रहे थे, वैसे ऑप्शन की भी वैल्यू किस, ऑप्शन फायदेमंद कब होगा, जब मार्केट वैल्यू शेयर बढ़ेगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर के बढ़ने का जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो पहले से क्या हो जाता है, वो पहले से मतलब एस्टिमेशन के अंदर हम बिल्ड कर देते हैं। बच्चों दो बातें बड़े काम की बात कर रहा हूं, 2 से 3 बातें सुन लीजिए गौर से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है IFRS 2, क्योंकि क्योंकि IFRS 2 ये कहता है, सुनिएगा एक मिनट, IFRS 2 ये बात कहता है, IFRS 2 कि जो मार्केट कंडीशन है वो ग्रांड डेट पे ऑप्शन की वैल्यू पे बिल्ड हो जाती है।
तो सब्सिक्वेंटली नो नीड टू रिकंसिडर। मार्केट कंडीशन ग्रांट डेट पे ऑप्शन की वैल्यू पे बिल्ड हो जाती है, उसके सारे चांसेस पहले से इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, सब्सिक्वेंटली आप उसको दोबारा असेस नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में रखें, दोबारा से रीअसेस नहीं करेंगे आप, चाहे वो एक्चुअल में कंडीशंस मीट होने के चांसेस हो या ना हो, लेकिन पहले से ही वो चीज बिल्ड हो जाती है। अपना दिमाग यूज करो ना बेटा, जरा साथ रहना। मार्केट कंडीशन का मतलब क्या है? मार्केट कंडीशन का मतलब है शेयर प्राइस का इंक्रीज होना, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका एस्टिमेशन ऑप्शन की वैल्यू में बिल्ड होता है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसी जगह पे नॉन मार्केट कंडीशन बोलूं, अपने जहन में एग्जांपल लेके आओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सेल्स। अब खुद सोचो यार, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का मार्केट वैल्यू से कोई ताल्लुक है? कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रहेंगे, कितने चले जाएंगे, इनका कोई ताल्लुक है? आंसर करो भाई। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का कोई ताल्लुक आपकी कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से है क्या, कि कितने एम्प्लॉइज होंगे कितने चले जाएंगे? बोले, कोई ताल्लुक नहीं है। सेल्स टारगेट मीट होगा नहीं होगा, कोई ताल्लुक नहीं है। इसी वजह से जो ग्रांट डेट होती है ना, इसी वजह से ग्रांट डेट के अंदर ऑप्शन की वैल्यू में बिल्ड नहीं होता। ये बिल्ड नहीं होते। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, सब्सिक्वेंटली रिकंसिडर करते हैं। दैट्स वाई हम सब्सिक्वेंटली रिकंसिडर करेंगे, सब्सिक्वेंटली रिकंसिडर करेंगे नॉन मार्केट कंडीशन को। बट मार्केट कंडीशन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। आ जाओ बेटा, ये पढ़ो, पढ़िए जरा गौर से। ये समझना, ये एक जो सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कहते हैं रूल्स, रिपोर्टिंग रूल्स, मार्केट बेस्ड वेस्टिंग कंडीशंस। The conditions are already considered when calculating fair value of equity instrument at the grant date. ये पहले ही कंसिडर हो जाती है जब हम इक्विटी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ग्रांट डेट में। These are not affecting when estimating the number of options likely to vest each period. इसका आसान मतलब है subsequently no need to reconsider. If the shares do not vest, any amount recognized in the financial statement will remain. भाई अगर शेयर ऑप्शन वेस्ट नहीं होता, आप ऑप्शन की अकाउंटिंग पूरी करेंगे, इसका मतलब ये है। ये तो है ही, एलिजिबल हो या ना हो, शेयर ऑप्शन की अकाउंटिंग पूरी होगी, आखिर में रिवर्स हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, स्टेटमेंट सुनना मेरी बात, प्रैक्टिकल वर्ल्ड हमने पढ़ा ना, एक नॉन मार्केट, फिर हमने पढ़ा मार्केट। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 100% केस में मार्केट कंडीशन अलोन नहीं होता, मार्केट के साथ नॉन मार्केट होगा। क्या मतलब? आपने मुझे अपॉइंट किया, अरे हुसैन साहब आपको 3 साल स्टे करना है और 3 साल में टारगेट मीट होना चाहिए शेयर्स का, तो 3 इयर्स जो स्टे करना है मैंने, वो नॉन मार्केट। और
3 साल का अंदर जो शेयर प्राइस का टारगेट है वो मार्केट कंडीशन। अब पहले दिन जब ग्रांट डेट पे आप ऑप्शन की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, आप जो कंपनी है उसके अंदर ऑप्शन की वैल्यू में ये बात बिल्ड हो जाएगी कि मार्केट कंडीशन एक्सपेक्टेड मीट होने के चांसेस क्या हैं, कम है, ज्यादा है, क्या है। लेकिन हुसैन साहब स्टे करेंगे नहीं करेंगे, कर सकते हैं नहीं कर सकते, बीच में चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, इस बात का ताल्लुक ऑप्शन की प्राइस पे नहीं है। इसी वजह से अगर ये दोनों कंडीशंस होंगी तो हम मार्केट कंडीशन को once assess, once consider at grant date for the sake of the calculation of ऑप्शन प्राइस, एक मरतबा कर लिया, सब्सिक्वेंटली करने की जरूरत नहीं। लेकिन नॉन मार्केट कंडीशन को सब्सिक्वेंटली रिव्यू करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। और एक बात और कान खोल के सुन लें, देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं, आपने F9 में मैं कहता हूं शेयर्स होते हैं, ये ट्रेडेबल यानी कि मार्केटेबल होते हैं, स्टॉक मार्केट में जाके आप उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। और ये नॉन ट्रेडेबल भी तो होते हैं ना, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के। अगर नॉन ट्रेडेबल होते हैं तो क्या इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती? बिल्कुल हो सकती है सर वैल्यू। कैसे निकल सकती है सर? वो मेथड्स होते हैं, F9 वगैरह के मेथड्स हैं। इसी तरीके से जैसे इक्विटी शेयर्स है ना, वैसे शेयर ऑप्शंस भी होते हैं बच्चों, वो भी ट्रेडेबल भी हो सकते हैं, नॉन ट्रेडेबल भी। यानी कि अगर उनकी मार्केट वैल्यू है तो ठीक, नहीं तो कैलकुलेट करो। तो भाई जैसे शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट होती है ना सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, क्या एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट है तो शेयर्स की वैल्यू होनी चाहिए, वैसे शेयर ऑप्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट होती है फ्यूचर बेनिफिट की एक्सपेक्टेशन पे, और उसको कहते हैं बाइनोमियल मॉडल। बाइनोमियल मॉडल ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना या नहीं आएगा, वो एफएम पर पढ़ना जाके, जिसने एफएम पढ़ा हुआ उसने पढ़ा हुआ ब्लैक शोल्स मॉडल, सारी चीजें, वो यहां नहीं आएगा। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें फ्यूचर में प्राइस का टारगेट मीट होगा, यानी कि वो बेनिफिशियल होगा नहीं होगा, उसकी सारी प्रोबेबिलिटी अटैच होगी। एक स्टेटमेंट और ये भी एसेस होता है कि टारगेट कब मीट होगा। टारगेट कब मीट होगा ये भी पहले से एसेस होता है। चलो बेटा आ जाओ, मैं बताता हूं। आ जाओ दोस्तों, ये पढ़ो, ये रीड करें अच्छी तरीके से, स्क्रीन पे जो भी मेंशन है रीड करना। मार्केट, नॉन मार्केट, कहते हैं मैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट granted with both market and non-market vesting condition. IFRS 2 requires
entity to recognize an expense irrespective of whether market conditions are satisfied, provide all other vesting conditions are satisfied. Provided all other का मतलब क्या है? नॉन मार्केट. दोनों कंडीशन होगी. आपको यह नहीं सोचना है हर रिपोर्टिंग डेट पे कि नॉन मार्केट मीट होगी या नहीं होगी. आपको सिर्फ फोकस किसको करना है? मार्केट को. When market keywording, when market non-market conditions coexist, makes no difference whether market conditions are achieved. क्योंकि इस बात का assessment पहले ही हो चुका है. The possibility that target share price may not be achieved already been taken into account when estimating the fair value option at granted. Therefore, the amounts recognized expense each year will be same, regardless whether share price has been achieved. ख़वातीन हज़रात समझ तो गए होंगे. आप सवाल करेंगे. This is what the question about. Read this question once. Read this question once. First January X4 entity granted options 10,000 shares to Jamie, one of its senior employees. One of the conditions of the share option scheme was that Jamie must work for the entity for 3 years. Jamie must work for entity for 3 years. What is this? What condition it is? What condition it is? Non-market. Jamie continued to be employed by entity during X4, 5 and 6. Second condition. Second condition. What is second condition? For vesting is that share price increased 25% per annum, compound over 3-year period. At the date of grant, fair value of each share option was estimated 18 sterling. And read this statement. Taken into account the estimated probability that necessary share price growth would be achieved at 25%. During the year ended 31st December X4, share price rose by 30% and by 26% compound over the next 2 years, 31st December X5. For 3 years, 31st December X6, increase what 24% per annum compound. How should the transaction recognize? भाई सवाल ये है कि 31st December X4 को तो मार्केट कंडीशन मीट हो रहा है, लेकिन X5 पे, हाँ X5 पे भी हो रहा है, 25 से above है, लेकिन कंपाउंड होने के बाद थर्ड ईयर में 24% है सिर्फ. देन क्या बोलेंगे हम? भाई हम ये बात करेंगे कि चाहे X4 में टारगेट मीट हो रहा है, X5 में टारगेट मीट हो रहा है, X6 में टारगेट मीट हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात की कंसिडरेशन पहले ही ये देखें, क्या हाईलाइट कर रहा हूं, इस $18 के अंदर इसकी सारी प्रोबेबिलिटी इनकॉर्पोरेट हो गई है. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट कंडीशन का टारगेट मीट हो रहा है या नहीं हो रहा. दैट्स ऑल.
आ जाइए। पढ़िए। कहते हैं read it once. Even you people are watching the video. When I said that read once, you have to read once. Jamie satisfied the requirement, but the share price growth conditions were not met. शेयर प्राइस का टारगेट नहीं मीट हुआ भाई. The share price growth is a market condition and taken into account estimating the fair value option at the grant date. No adjustment should be made if there are changes from that estimate in relation to the market condition. No write back of expense previously charged, even though share do not vest. क्या मत भाई, even though share do not vest का मतलब है भाई ऑप्शन की अकाउंटिंग पूरी कर रहे हो. ये थोड़ी बोल रहे हो कि एक्सरसाइज नहीं हुआ एक्सरसाइज कर दो. You have to complete the option accounting. Expense recognized in P&L each of the 3 year, 1/3, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000. Can you please reply me, candidates? Have you got it? Even you people are watching the video, recorded lectures. Do reply me any confusion if you have.